एक बंद कांच का जार, जलती हुई मोमबत्ती और एक छोटा सा चूहा। 17वीं सेंचुरी में यह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसने बायोलॉजी के इतिहास का सबसे बड़ा राज खोला कि हम सांस लेने के लिए जिस ऑक्सीजन पर जिंदा हैं उसे बनाने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं बल्कि ये हरे पौधे हैं। फिर आए जोसेफ प्रिस्टले, जैन इंजनहाउस, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन जैसे साइंटिस्ट जिन्होंने मोमबत्ती, चूहों और पानी के पौधों के साथ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के इन्हीं अर्ली एक्सपेरिमेंट को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको रटना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय यूजिंग CO2। आज हम उसके आगे के अर्ली एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस पे किए गए थे। पहला एक्सपेरिमेंट 17वीं सेंचुरी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। जोसेफ प्रिस्टले ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। ये बेल जार है। इस बेल जार के अंदर एक जीवित चूहा और एक मोमबत्ती रखी गई और शर्त ये थी कि इस बेल जार के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में ना हो। कुछ समय बाद देखा गया कि चूहा जो है मर गया और मोमबत्ती बुझ गई, क्योंकि चूहा जो है अपने रिस्पायरेशन के लिए जो इस बेल जार के अंदर ऑक्सीजन है उसका प्रयोग करता है और मोमबत्ती अपने जलने के लिए। कुछ समय बाद जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो सफोकेशन के कारण चूहा मर गया और मोमबत्ती बुझ गई। आपको तो ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई, लेकिन इनको समझने में टाइम लग गया क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तब लोगों को पता नहीं था ऑक्सीजन के बारे में। तो इन्होंने बोला कि प्योर एयर और इम्प्योर एयर। बाद में इन्होंने एक दूसरा बेल जार लिया, उसमें एक जिंदा चूहा, एक जलती हुई मोमबत्ती और एक मिंट का पौधा लिया, मिंट प्लांट। मिंट प्लांट लिया और कुछ समय बाद देखा कि चूहा भी जिंदा है और मोमबत्ती भी जल रही है। इन्होंने कंक्लूड किया कि अगर बेलजार के अंदर पौधे के साथ चूहा और मोमबत्ती दोनों रखी जाए तो चूहा मरता नहीं है, सफोकेशन नहीं आया। इसका कंक्लूजन ये है कि प्लांट जो होते हैं वो इम्प्योर इन्वायरमेंट में अच्छी ग्रोथ करते हैं और अंदर के इम्प्योर इन्वायरमेंट को प्योर कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये मोमबत्ती भी बुझेगी और चूहा भी मर जाएगा, क्योंकि कुछ समय बाद इसकी अंदर की जो ऑक्सीजन है वो कम होगी। क्योंकि अभी हमने एक शर्त रखी थी कि अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा और जो ऑक्सीजन आती है वो पानी से आती है। तो इस बेलजार के अंदर पानी कौन डालेगा? इसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कम होगी और कुछ देर बाद ये मोमबत्ती भी बुझ जाएगी और चूहा भी सफोकेट होकर मर जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में ये पता चला कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरिटी ऑफ एयर। और ऑक्सीजन के डिस्कवरी का श्रेय भी जोसेफ प्रिस्टले को ही जाता है, क्योंकि उस समय जोसेफ प्रिस्टले को इस गैस के बारे में नहीं पता था। उन्होंने इस गैस को प्योर और इम्प्योर एयर के फॉर्म में बताया था। यही सेम लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं दूसरे साइंटिस्ट के उस पर, जैन इंजन हाउस। इन्होंने भी सेम सेटअप प्रिस्टले वाला ही यूज़ किया था। इन्होंने एक बेलजार लिया, उसमें इन्होंने एक बेलजार को लाइट में रखा जिसमें एक पौधा था और एक चूहा था, और एक डार्क में रखा। इन्होंने पाया कि जो डार्क में रखा है उसमें चूहे की जो है मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाता है। इनका कंक्लूजन ये था कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरिटी ऑफ एयर, प्योरिटी ऑफ एयर in the presence of light, presence of light।
इनके कंक्लूजन में अगर मान लीजिए पेपर में सवाल आता है दोनों एक्सपेरिमेंट को लेके, तो इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है, इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट को समझाया और प्रिस्टले ने डिस्कवरी किया था ऑक्सीजन की। ग्रीन प्लांट जो होते हैं लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली जैन इंजनहाउस ने ही प्रूव किया था। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है, जैन इंजनहाउस ने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसमें क्या किया कि उन्होंने एक पानी वाला पौधा लिया, उसको एक बीकर में रखा, एक फनल लिया और एक टेस्ट ट्यूब लिया। उन्होंने थोड़ी देर बाद उस पर लाइट गिराई और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ बबल्स बन रहे हैं, बबल्स टेस्ट ट्यूब में आ रहे हैं। और जब इस टेस्ट ट्यूब की स्टडी किया तो पता चला ये जो गैस है ये ऑक्सीजन है, और ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये प्लांट के सिर्फ ग्रीन पार्ट से निकल रहे हैं, ओनली ग्रीन पार्ट से, प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है वहीं से निकल रहे हैं ये जो बबल्स हैं। इससे कंक्लूजन ये निकला ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्योरिटी ऑफ एयर के लिए। प्योरिटी ऑफ एयर, ये जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन पार्ट से ही निकल रही है। पेज नंबर 207 लास्ट 4 लाइनों में यही लिखा गया एनसीईआरटी में। अब हम अगले साइंटिस्ट पे आते हैं जिनका नाम है जूलियस वैन सैक्स। इन्होंने 1854 में अपना एक्सपेरिमेंट दिया। हमारे एनसीईआरटी में इनका एक्सपेरिमेंट नहीं दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है। कंक्लूजन ये है कि ग्रीन प्लांट के जो ग्रीन पार्ट होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक प्रोसेस चल रही होती है जहाँ फूड का फॉर्मेशन होता है और वो फूड प्लांट में जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ स्ट्रक्चर मीन्स क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस की है। फूड जो है ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो जूलियस वॉन सैक्स का जो कंक्लूजन है वो ये था कि ये क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज और स्टार्च, इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है। पेज नंबर 208 के जो ऊपरी लाइनें हैं, जो ऊपरी पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है, उसमें यही लाइनें लिखी गई हैं। अब आते हैं अगले साइंटिस्ट के ऊपर जिनका नाम है TW एंगलमैन। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनके पैराग्राफ के लास्ट में देखिए लिखा है सेक्शन 13.4। सेक्शन 13.4 एनसीईआरटी के पेज नंबर 210 पे है, जिसमें सबसे ऊपरी में हेडिंग पड़ी हुई है हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इसमें 3 ग्राफ बने हुए हैं। जो सेकंड ग्राफ है वो TW एंगलमैन के ग्राफ का कंक्लूजन है, तो इसको हम वहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं कैरोलिनियस वॉन नील। इन्होंने ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो अपनी स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कर रहे थे। 19th सेंचुरी के मिडिल में वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट है वो मील का पत्थर साबित हुआ, जिसको हम माइलस्टोन कहते हैं। माइलस्टोन साबित हुआ। माइलस्टोन मतलब फोटोसिंथेसिस तो इससे पहले भी लोग पढ़ा रहे थे, लेकिन इन्होंने सही डायरेक्शन बताया। इनके रिजल्ट जो है वो माइलस्टोन साबित हुए। इनके पहले वालों ने बताया था कि CO2 + H2O से जुड़ के C6H12O6 + O2 बनते हैं। इन्होंने भी बताया CO2 + H2O मिलके C6H12O6 + O2 बनता है। तो आप पूछेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि पहले के लोगों ने बताया कि कार्बन CO2 की जो कार्बन है वो पानी के साथ जुड़ के ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन CO2 से आती है। ये पहले के साइंटिस्ट ने यही बताया। पहले वालों का मानना था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कार्बोक्सिलेशन ऑफ वाटर है, मतलब CO2 का जो कार्बन है वो वाटर के साथ जुड़ के
ग्लूकोज बनाता है और CO2 की जो ऑक्सीजन है वो बाहर ऑक्सीजन फॉर्म में निकलती है। लेकिन वॉन नील ने कहा ये ऐसा नहीं है। वॉन नील ने बताया कि जो हाइड्रोजन है वाटर की, ये कार्बन के साथ CO2 के कार्बन के साथ मिलती है और ग्लूकोज बनाती है, और जो वाटर का ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन फॉर्म में निकलता है। वॉन नील का कहना था कि फोटोसिंथेसिस कार्बोक्सिलेशन ऑफ वाटर नहीं है, बल्कि रिडक्शन ऑफ CO2 है, रिडक्शन ऑफ CO2। लेकिन पहले के साइंटिस्ट ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बोक्सिलेशन ऑफ वाटर है। अब इस बात को जब कैसे मानेंगे जब तक कोई प्रूफ ना हो। तो वॉन नील जो है वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पे किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो CO2 जब H2S के साथ रिएक्शन करती है तो आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे C6H12O6 होना चाहिए था और ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे सल्फर बाहर निकल रही है। तब जो पहले के साइंटिस्टों ने माना कि हाँ इनकी बात सही है, और इनकी बात को और भी बल मिला आइसोटोपिक टेक्निक से। आइसोटोपिक टेक्निक से मिला। एक ये साइंटिस्ट हैं रूबेन एंड कॉमन। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इनके आइसोटोपिक टेक्निक का जिक्र किया गया है। ये एक तरीके के बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज़ किया था और प्रूफ किया कि वॉन नील सही है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो यही रिएक्शन थी, 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। इन्होंने क्या किया कि ये वाटर में जो ऑक्सीजन इसको आइसोटोपिक ले लिया, और इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन निकल रही है वो भी आइसोटोपिक है। इस दिन के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद कैरोलस वॉन नील की जो बात है वो पक्का हो गई। इसके बाद ही हमने बोलना शुरू किया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कार्बोक्सिलेशन ऑफ वाटर नहीं है, बल्कि रिडक्शन ऑफ CO2 है। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है। पेज नंबर 209 पे ऊपर ही एक सवाल पूछा गया है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज ए सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन अबव। इस क्वेश्चन को वॉन नील के एक्सपेरिमेंट के साथ ही दिया गया है। अब तक हमको पता चल चुका है कि जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आती है, और हमको ये भी मालूम है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए 12 ऑक्सीजन ज़रूरत है, मतलब 6 मॉलिक्यूल। और हमको ये भी पता है कि सारी ऑक्सीजन जो है पानी से आएगी। इसका मतलब ये है कि 12 पानी के मॉलिक्यूल तोड़ेंगे तो 12 ऑक्सीजन आएगी। लेकिन एक बार मानने के लिए तो सही है, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं है। मानने के लिए हम मान सकते हैं, इसका सही उत्तर जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको कि इसका सही उत्तर क्या है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।